नमस्ते। कभी ये सोचा है कि भारत इतना बड़ा और डाइवर्स डेमोक्रेसी केओस में क्यों नहीं डूब जाता? मतलब वो कौन सी पावर है जो सब कुछ संभाल कर रखती है? आज हम उसी साइलेंट गार्डियन की बात करेंगे, भारत की न्यायपालिका। तो चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करती है और गवर्नमेंट के बाकी हिस्सों से ये सच में कितनी इंडिपेंडेंट है। 1 मिनट के लिए सोचिए, एक गेम चल रहा है, मान लीजिए फुटबॉल का मैच। लेकिन कोई रेफरी ही नहीं है, प्लेयर अपने ही रूल बना रहे हैं, कोई फाउल पर सीटी बजाने वाला नहीं और ये देखने वाला भी कोई नहीं कि गेम फेयर हो भी रहा है या नहीं। क्या होगा उस गेम का? एब्सोल्यूट केओस, है ना? बिल्कुल यही हाल होता है एक देश का जब उसके पास एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं होती। जुडिशरी ही वो रेफरी है जो ये पक्का करती है कि हर कोई, चाहे वो आम नागरिक हो या खुद गवर्नमेंट, रूल्स को फॉलो करे। अगर ये रेफरी न हो तो जो सबसे ताकतवर है हमेशा वही जीतेगा, सिंपल एज दैट। तो चलिए अब इसे थोड़ा और डीप में समझते हैं। जुडिशरी का सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट रोल क्या है? देश की जो सबसे बड़ी रूल बुक है ना, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी हिफाजत करना। लेकिन ये सब कुछ एक बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल पे टिका हुआ है, और वो प्रिंसिपल है रूल ऑफ लॉ। इसका मतलब बहुत सिंपल है, कानून ही सबसे ऊपर है। कोई भी इंसान या इंस्टीट्यूशन, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, कानून से बड़ा नहीं है। यही वो प्रिंसिपल है जो जस्टिस के तराजू को बैलेंस में रखता है। ओके, तो सवाल ये है कि ये इंडिपेंडेंस आती कहाँ से है? ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे कुछ बहुत ही सॉलिड पिलर्स पर खड़ा किया है। तो चलिए देखते हैं कि ये पिलर्स हैं क्या। देखिए, ये सिर्फ रूल्स नहीं है, ये इंडिपेंडेंस की गारंटी है। पहला, जजों का टेन्योर फिक्स्ड होता है, मतलब वो एक फिक्स्ड एज तक सर्व करते हैं, तो उन्हें ये डर नहीं होता कि कोई पॉलिटिकल पार्टी उन्हें नौकरी से निकाल देगी। दूसरा, उन्हें हटाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसके लिए एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इम्पीचमेंट प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तीसरा, उनकी सैलरी गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होती, तो कोई फाइनेंशियली भी उन पर प्रेशर नहीं बना सकता। और आखिर में, कोर्ट की अवमानना की पावर, ये उनके फैसलों को अनफेयर क्रिटिसिज्म से बचाती है। ये सब मिलकर एक शील्ड की तरह काम करते हैं, ताकि वो बिना किसी डर के, बिना किसी का पक्ष लिए फैसला सुना सके। ऑलराइट, तो अब हम ये तो समझ गए कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट क्यों है। अब देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। इसे एक पिरामिड की तरह इमेजिन कीजिए। इस पिरामिड में अलग अलग लेवल्स पर कोर्ट्स हैं और हर लेवल का अपना एक स्पेसिफिक रोल है। तो ज्यादातर केसेस सबसे नीचे वाले लेवल यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में शुरू होते हैं। अब अगर कोई फैसले से खुश नहीं है तो वो ऊपर की कोर्ट में यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील कर सकता है। फिर वहां से मामला हाई कोर्ट जा सकता है और आखिर में अपील की जो सबसे ऊंची सीढ़ी है वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट। ये पूरा सिस्टम एक लैडर की तरह है जस्टिस पाने के लिए। तो हर लेवल का अपना एक खास काम है। सबसे नीचे की अदालतें वो डे टू डे सिविल और क्रिमिनल केसेस देखती हैं। हाई कोर्ट्स जो हैं वो निचली अदालतों से आई हुई अपील सुनते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात, फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए रिट्स यानी स्पेशल जुडिशियल ऑर्डर्स जारी कर सकते हैं। और फिर टॉप पर है सुप्रीम कोर्ट। ये फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है, केंद्र और राज्यों के बीच के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है और कॉन्स्टिट्यूशन का, कह सकते हैं, फाइनल इंटरप्रेटर है। अब जब हम पूरा स्ट्रक्चर समझ चुके हैं तो चलिए इस पिरामिड के सबसे पावरफुल हिस्से पर, मतलब एकदम टॉप पर जूम इन करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट, इसके पास कुछ ऐसी यूनिक पावर्स हैं, सुपर पावर्स कह सकते हैं, जो इसे दुनिया की सबसे पावरफुल कोर्ट्स में से एक बनाती हैं। पहली सुपर पावर है जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के बनाए किसी भी कानून को टेस्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई ऐसा कानून बनता है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को कम करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रिव्यू करेगा और अगर उसे लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ है तो वो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके रद्द कर सकता है। ये पार्लियामेंट पर एक बहुत बड़ा चेक है। और फिर आती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL। ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है सच में। नॉर्मली क्या होता है, जिस पर बीती है वही कोर्ट जा सकता है, लेकिन PIL के थ्रू कोई भी सिटीजन या ग्रुप उन लोगों के लिए कोर्ट जा सकता है जो खुद नहीं जा सकते। कोर्ट ने तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स पर और यहाँ तक कि एक पोस्ट कार्ड पर लिखी चिट्ठी पर भी एक्शन लिया है। इस एक टूल ने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। इन्हीं पावर्स की वजह से जुडिशियल एक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट सामने आया है, जिसपे बहुत डिबेट होती है।
देखिए, एक तरफ तो इसी एक्टिविज्म की वजह से बंधुआ मजदूरों को आज़ादी मिली, इलेक्टोरल सिस्टम में रिफॉर्म्स हुए। मतलब ये गरीबों और मार्जिनलाइज्ड लोगों के लिए जस्टिस का एक पावरफुल टूल बन गया। लेकिन दूसरी तरफ क्रिटिक्स ये कहते हैं कि कोर्ट कभी-कभी गवर्नमेंट और पार्लियामेंट के काम में दखल देती है, जैसे दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सीएनजी पर चलाने का ऑर्डर देना। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या कोर्ट अपनी बाउंड्री क्रॉस कर रही है? और यही बात हमें हमारे फाइनल टॉपिक पर ले आती है, जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच का वो डेलिकेट बैलेंस। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हमेशा से ही एक खींचतान चलती रही है। इस टेंशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें 1973 में देखने को मिला। केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि हाँ, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, उसमें बदलाव ला सकती है, लेकिन वो उसकी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। मतलब डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म जैसी फंडामेंटल चीजों को नहीं छू सकती। आसान शब्दों में कहें तो पार्लियामेंट एक कानून पास करके इंडिया को एक डिक्टेटरशिप नहीं बना सकती। इस एक फैसले ने डेमोक्रेसी की नींव को हमेशा के लिए सेफ कर दिया। और ये जो खींचतान है, ये दशकों से चल रही है और अक्सर बहुत ही फंडामेंटल सवालों के इर्द गिर्द घूमती है। जैसे, क्या सोशल इक्वालिटी के लिए गवर्नमेंट प्राइवेट प्रॉपर्टी ले सकती है? क्या फंडामेंटल राइट्स को कभी भी कम किया जा सकता है? ये सिर्फ लीगल डिबेट्स नहीं है, ये इंडिया के कोर आइडिया को लेकर एक बहस है। और इस बहस में जुडिशरी और पार्लियामेंट अक्सर आमने सामने खड़े होते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है, ये टेंशन ये कोई वीकनेस नहीं है। इनफैक्ट ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी की निशानी है। ये दिखाता है कि चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम काम कर रहा है। मतलब गवर्नमेंट की कोई भी एक ब्रांच बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकती और अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं कर सकती। तो आखिर में हम इस सवाल पर आके रुकते हैं, इंडिया की जुडिशरी जो डेमोक्रेसी की गार्डियन है, क्या वो आज कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो गई है? क्या वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के काम में दखल दे रही है, या फिर इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स देश में लॉज को अपहोल्ड करने और सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी पावर उतनी ही है जितनी होनी चाहिए? ये वो बैलेंस है जिसे सही बनाए रखना इंडिया के डेमोक्रेटिक फ्यूचर के लिए सबसे जरूरी है।